हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लू बोर्ड क्लासेस। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्लू बोर्ड क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं अंकित शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की रिवीजन सीरीज़ लेकर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 में बहुत ज़्यादा हमारे पास समय नहीं बचा है। ऐसे में हमको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करना है और उनकी प्रैक्टिस करना है, और उसी उद्देश्य को लेकर हमने एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए इस स्पेशल रिवीजन सीरीज़ को स्टार्ट किया था। हमने अपनी शुरुआत यूनिट नंबर 7 से की थी, और इसमें हम अपना जो पहला टॉपिक है विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का मूलभूत ज्ञान, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने थ्योरी भी पढ़ ली है, और उसका हमने PYQs जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हम लगा चुके थे। अब दोस्तों, हम यूनिट नंबर 7 के सेकेंड टॉपिक पर ना आते हुए अब हम बढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 7 के थर्ड टॉपिक पर, यानी मानव शरीर संरचना की ओर। क्योंकि दोस्तों, मानव शरीर संरचना अपने आप में एक बहुत जटिल विषय है। इसमें हमको लगभग पूरी बायोलॉजी पढ़ना है, और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस भी है। इसलिए अभी हम जो हमारा टॉपिक नंबर सेकेंड और थर्ड, उसको हम स्किप करते हुए अब सीधे आ गए हम मानव शरीर संरचना पर, है ना। और मानव शरीर संरचना की जब हम बात करेंगे तो यहाँ हमारी शुरुआत होती है कोशिका के साथ। तो इसलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका यानी सेल के बारे में। दोस्तों, ये हमारी बायोलॉजी की स्टार्टिंग है ना सिर्फ एमपीपीएससी, आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और वहाँ अगर आपको साइंस आपके सिलेबस का एक पार्ट है और उसमें अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना है, तो दोस्तों ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अब यहाँ से हम सीधे सीधे बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं ना। तो आज, क्योंकि अगर हम देखें जो कोशिका है, कोशिका जो चैप्टर है वो पूरी बायोलॉजी का एक बेसिक है, पूरी बायोलॉजी का आधार बनाती है। इसलिए ये वाला जो हमारा टॉपिक रहेगा कोशिका, ये 2 पार्ट्स में आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर है ये इस बायोलॉजी का। तो हमको इसे अच्छे से समझना है और सबसे ज़्यादा चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन आने के। ओके, तो आज हम पार्ट 1 लेकर आए हैं, और नेक्स्ट पार्ट 2 हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। एक बात और दोस्तों, यहाँ एक एक लाइन जो आपको देखने को मिलेगी इन पूरे लेक्चर्स में, वो अपने आप में एक PYQ है। तो दोस्तों, उनको नोट्स बड़े अच्छे से बनाइएगा, बड़े अच्छे से उनको रिवाइज कीजिएगा ना। कोई भी आपको जो लाइन है उसको मिस नहीं करना है। हर एक पॉइंट अपने आप में एक PYQ है, तो उसको बड़े अच्छे से समझते हुए चलना है और लिखते जाना है। तो चलिए दोस्तों, क्लास की हम शुरुआत करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले अगर हम बात करें कोशिका ना, तो कोशिका जीवन की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है ना। जीवन, हम जानते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है उनको हम सजीव कहते हैं ना। सजीव और निर्जीव में आपको डिफरेंस आई होप पता होगा, और जिसको नहीं पता और जो जानना चाहता है उसके लिए हमारी साइंस की पूरी प्लेलिस्ट है ना। उसमें जाकर आप सजीव निर्जीव में डिफरेंस बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है और क्या है, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है ना। तो अभी हम उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर हाँ, हमको ये चीज़ याद रखना है कि जो सजीव होते हैं यानी जिनमें जीवन पाया जाता है, उनकी सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई को ही क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न यहीं से तैयार हो जाता है। कोशिका है सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, किनकी, सजीवों की। ये पॉइंट अपनों को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वनस्पति शास्त्री, दैट मीन बॉटनिस्ट, ओके। तो जो कोशिका की खोज है सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की, 1665 में। यहाँ देखिए कई सारे क्वेश्चन एक साथ बन रहे हैं। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। किस सन में की, 1665 में की, ओके। और किस चीज़ में की थी, तो जो कॉर्क होता है ना, ये पेड़ की छाल होती है, तो एक तरह से डेड सेल थी। यानी पहली बार जो कोशिका खोजी गई, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका जिसका उन्होंने खोज की, वो एक मृत कोशिका थी, डेड सेल थी ना। ये चीज़ हमको याद रखना है। तो 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वनस्पति शास्त्री, दैट मीन बॉटनिस्ट ने
कोशिका की खोज की। और किस चीज़ में कोशिका की खोज की थी? कॉर्क में। ओके, कॉर्क पेड़ की एक छाल थी। अब जब उन्होंने एक्चुअली वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने कुछ अपना जो हैंडमेड है ना, उन्होंने अपना एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था और उसी से वो बैठे बैठे उसको जांचने के लिए उन्होंने क्या किया, कॉर्क का एक पतला सा स्लाइस कट किया और उसको सूक्ष्मदर्शी से देखने का प्रयास किया। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसे कई सारे उसमें कोष्ठ बने हुए हैं। ओके, उसमें क्या बने हुए थे? कई सारे कोष्ठ बने हुए थे। और वो जो एक कोष्ठ होता है ना, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है सेल ना, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है सेल। दैट मीन्स जो एक कोष्ठ है उसको सेल कहा जाता था। इसीलिए रॉबर्ट हुक ने इस सेल जो कोशिका उन्होंने देखी थी उसको भी उन्होंने नाम क्या दे दिया? सेल। और आज तक हम वही टर्म यूज़ कर रहे हैं ना। तो हमको क्या याद रखना है? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की। किस चीज़ में की? कॉर्क में ना। कॉर्क एक पेड़ की छाल होती है, उसमें इन्होंने कोशिका की खोज की थी। और अब क्योंकि इन्होंने देखा तो ये कैसे दिखाई दिए? कोष्ठ के समान दिखाई दिए ना, इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या दिया? सेल। सेल का एक मीनिंग होता है छोटा कमरा ना, छोटे जो कमरे होते हैं ना उनके लिए भी सेल यूज़ किया जाता है। कभी आप मूवीज़ वगैरह देखते होंगे तो उसमें भी आपने देखा होगा जो लॉकर होता है ना, उसको भी सेल कहा जाता है। तो एक यूनिट जो होती है उस यूनिट को शो करने के लिए सेल वर्ड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन साइटोलॉजी ना, ये हम पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं ना। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसे साइटोलॉजी या हिंदी में कोशिका विज्ञान। बट हमको यहाँ पर इंग्लिश टर्म को ज़्यादा प्रीफर करते हुए चलना है क्योंकि कोशिका विज्ञान हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बट साइटोलॉजी अगर आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि कोशिका जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम होता है साइटो ना। कोशिका को साइंस की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? साइटो। और स्टडी ऑफ साइटो इज नोन एज साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? कोशिका विज्ञान। और कोशिका विज्ञान को इंग्लिश में हम बोलते हैं साइटोलॉजी। तो आई होप इस स्लाइड में जो चीज़ें हमने पढ़ी वो आपको याद हुई होगी, आपने इन चीज़ों को अच्छे से समझ में आई होगी ना। फटाफट से इसका रिवीजन कर लीजिए, सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और नोट्स बाद में बनाइएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। ठीक है, अगर हम अगली स्लाइड की बात करें तो अब यहाँ हमको देखना है सबसे पहले कोशिका विज्ञान का जनक है ना, जो हम पहले लेक्चर में हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये हमारा फिर से क्या हो रहा है? इस चीज़ का रिवीजन हो रहा है और आपको चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है ना। मैंने पूरी कोशिश की है हर एक पॉइंट को जो इंपॉर्टेंट है वो हर एक पॉइंट आपके लिए लेकर आऊँ। ओके, तो कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को, क्योंकि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक कौन थे? एक बॉटनिस्ट थे। सारी चीज़ों को रिवाइज करते चलिए बार बार। फिर नेक्स्ट अगर बात करें, रॉबर्ट हुक ने एक पुस्तक लिखी थी, ओके, जो उन्होंने डिस्कवरी की थी, सेल की जो डिस्कवरी हुई उसके बारे में उन्होंने अपनी एक बुक में लिखा था। ये जो सारी जो घटना, जो पूरा इंसिडेंट हुआ, इसके बारे में वर्णन उन्होंने अपनी एक बुक में किया है और उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। और कई बार ये बुक का नाम पूछ लिया गया है एग्जाम में ना, तो हमको बुक का नाम भी याद रखना है कि रॉबर्ट हुक ने जिस बुक में अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में या जो कोशिका की खोज उनके द्वारा की गई थी उसका पूरा वर्णन किया गया था, उस बुक का नाम क्या है? तो उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। तो ये चीज़ भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। रॉबर्ट हुक की बुक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। अब रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी वो तो क्या थी? एक डेड सेल, मृत कोशिका थी ना। जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, बिल्कुल उनको कोशिका की खोज का श्रेय जाता है, पर उनके द्वारा खोजी गई कोशिका तो एक मृत कोशिका थी। तो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो दोस्तों सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ओके, 1674 1674 की ये बात है ना। जो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने भी अपना एक माइक्रोस्कोप तैयार किया था और जो पॉन्ड वाटर होता है, तालाब का जो पानी होता है, उसको वो उस माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी कर रहे थे, देख रहे थे वो। तब उन्होंने देखा कि उस वाटर में कुछ बहुत बहुत बारीक से जो जीव हैं उनको चलते दिखाई दिए ना। तो पहली बार ये जो बारीक जीव थे ये थे बैक्टीरिया ना। ये जो बारीक जीव उन्होंने देखे थे ये क्या थे? बैक्टीरिया। तो पहली बार अगर किसी ने जीवित कोशिका का अध्ययन किया या जीवित कोशिका अगर पहली बार किसी ने देखी तो वो थे कौन?
एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो हमको ये पॉइंट याद रखना है, सबसे पहले अगर कोशिका की खोज पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक, लेकिन अगर पूछे जाए सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो उसका आंसर आएगा एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और इसी के कारण बैक्टीरियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के फादर के रूप में भी हम एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जानते हैं ना। चीज़ों को रिवाइज करते चलिएगा ना। नेक्स्ट अगर हम देखें, अब हमको जानना है कोशिका सिद्धांत। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है और पूछा गया कई बार एग्जाम में कि कोशिका सिद्धांत क्या होता है। देखिए 1838 की बात है, एक जो बॉटनिस्ट थे एम.जे. श्लीडेन ना, ये भी एक वनस्पति शास्त्री थे। इन्होंने यह अपने प्रयोगों के द्वारा यह बात सिद्ध करी कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं ना। ध्यान से सुनिएगा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर चीज़ यहाँ लिखी हुई नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी। ओके, तो एम.जे. श्लीडेन जो थे उन्होंने 1838 में अपने प्रयोगों के द्वारा ये निष्कर्ष निकाला कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सभी कोशिकाओं के बने होते हैं। ओके, तो एम.जे. श्लीडेन ने क्या बताया कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो किसके बने होते हैं, कोशिका के बने होते हैं। अगले साल ना, यानी 1839 में अब एक जूलॉजिस्ट आते हैं, जंतु वैज्ञानिक, जिनका नाम था थियोडोर श्वान। ओके, उन्होंने यह चीज़ अपने प्रयोगों से सिद्ध करी कि जितने भी जंतु होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, चाहे वो एक छोटी सी चींटी हो या बड़ा सा हाथी हो, ये सब भी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। ओके, तो एक साल पहले 1838 में श्लीडेन ने बताया कि सभी पेड़ पौधे जो है वो किसके बने हुए, कोशिका के बने हुए। एक साल बाद थियोडोर श्वान वो बताते हैं कि सभी जीव जंतु जो हैं, यानी जितने भी एनिमल्स हैं, वो सब भी किससे मिलकर बने हुए, कोशिका से मिलकर बने हुए। तो इन दोनों की इस थ्योरी को ना, क्योंकि चाहे जीव जंतु हो या पेड़ पौधे, एट द एंड बने किस चीज़ से, कोशिका से। तो ये निष्कर्ष निकाला गया कि सभी सजीव किस चीज़ के बने होते हैं, कोशिका के बने होते हैं। और इसी को कहा गया कोशिका सिद्धांत। इसी चीज़ को क्या कहा गया, कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत देने वाले थे एम.जे. श्लीडेन और थियोडोर श्वान। लेकिन यहाँ अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, एम.जे. श्लीडेन ने बता दिया कि सभी पेड़ पौधे जो होते हैं वो कोशिका से मिलकर बने हैं। थियोडोर श्वान ने बता दिया कि सभी जीव जंतु जो हैं वो कोशिका से मिलकर बने हुए। तो एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ फिर खड़ा हो गया कि कोशिका आई कहाँ से ना। तो इसका जवाब 1855 में 1855 में रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने दिया। उन्होंने बताया कि आज जितनी भी हम कोशिकाएं देख रहे हैं वो सभी अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न हुई है। ठीक है, जितनी भी कोशिका आज की प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है वो सभी अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न हुई है। यानी अगर पूर्ववर्ती कोशिका नहीं होती तो प्रेजेंट टाइम में जो हमको कोशिका दिखाई दे रही है वो भी अस्तित्व में नहीं होती। ठीक है, और यही रीज़न है कि कोशिका सिद्धांत में बाद में रुडोल्फ विर्चो का नाम भी क्या किया गया, ऐड किया गया, क्योंकि इन्होंने भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री को क्या किया, सोल्व किया। तो मेजरली नाम किसका लिया जाता है, श्लीडेन और श्वान का, लेकिन उसमें रुडोल्फ विर्चो को भी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो अब यहाँ क्वेश्चन दो तरह से बनते हैं, या तो वो कोशिका सिद्धांत दे देगा ना, कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, और इन तीनों में से एक का नाम दे देगा, या हो सकता है वो आपको दो दो के पेयर बना के दे दे ना। तो आपको वहाँ आइडेंटिफाई करना है, हमको आंसर हमेशा अपने क्वेश्चन में दिए हुए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देना है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ आप चीज़ों को रटिएगा मत, अगर आप चीज़ों को रटेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हमेशा हमको जब भी आंसर देना है अपने क्वेश्चन और वहाँ पर दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमको अपने आंसर को सिलेक्ट करना है। तो अब आई होप ये चीज़ आपको याद रहेगी, कोशिका सिद्धांत क्या है ना। तो कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि सभी जीव जंतु जितने भी हैं, चाहे पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, सभी किससे मिलकर बने होते हैं, सभी के सभी मिलकर बने हुए थे किससे, कोशिका से। और कोशिका सिद्धांत देने का काम किसने किया था, श्लीडेन, श्वान और विर्चो ने। इन तीनों ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मुख्य रूप से पहले देखा जाए तो श्लीडेन और श्वान ने, और बाद में आकर विर्चो ने इसमें और कई चीज़ों को क्या किया, ऐड किया।
तो ये सारी चीज़ें हमको याद रखनी है कोशिका सिद्धांत से रिलेटेड। अब यहाँ एक चीज़ का और हमको जो ध्यान देना है ना, जो अगर हम लास्ट पॉइंट को देखें, कोशिका सिद्धांत का अपवाद, ये एक्चुअली एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है किसी एग्जाम में ना, कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। तो दोस्तों हमको याद रखना, जो वायरस होते हैं, विषाणु जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, वो कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है, यानी उन पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। अब ये क्यों होता है उस चीज़ को समझिएगा ना, क्वेश्चन रटिएगा नहीं, हमको चीज़ों को समझना है। जो कोशिका सिद्धांत है आखिर वो क्यों वायरस या विषाणु पर लागू नहीं होता है। तो देखिए, जो विषाणु होता है वो ना तो पूर्ण रूप से जीवित है ना वो पूर्ण रूप से मृत है ना, हम उसको दोनों तरह के कैरेक्टर वो शो करता है ना। जब भी वो किसी मीडिया में जाएगा है ना, किसी बॉडी में चला गया, किसी मीडियम में वो प्रवेश कर जाएगा, तो वो एक लिविंग थिंग की तरह बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही वो उस मीडियम से, उस बॉडी से बाहर हो जाता है, वो एक नॉन लिविंग थिंग की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। यानी जब तक वो शरीर में है तो वो सजीव है, और जैसे ही शरीर से बाहर चला गया वो क्या हो जाता है, निर्जीव होता है। तो दैट इज़ द रीज़न, अगर हम वायरस का स्ट्रक्चर भी देखें तो वो जो सामान्य कोशिकाएं हैं उनसे कई ज़्यादा अलग होता है ना। तो दैट इज़ द रीज़न जो कोशिका सिद्धांत है वो वायरस पर लागू नहीं होता है। ओके, तो ये पॉइंट हमको याद रखना है कि जो विषाणु या वायरस होते हैं वो कोशिका सिद्धांत का क्या होते हैं, अपवाद होते हैं, यानी वायरसेस पर, विषाणुओं पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, आप सारी चीज़ों को समझते हुए, नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे ना। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसको रिवाइज कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक हमने कोशिका की परिभाषा जानी, कोशिका के बारे में जाना, कोशिका क्या होती है, ओके, और फिर जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा होता है कोशिका सिद्धांत, उसके बारे में जाना। आइए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं कोशिका के प्रकार ना, कोशिका कितने प्रकार की होती है। कई बार जब स्टूडेंट से पूछते हैं हम डायरेक्टली कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, सिंपल सा आंसर दे देते हैं, 2 प्रकार की कोशिका होती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका ना। आधा आपका आंसर सही है, लेकिन अब इसको पूरा सही करिएगा ना। हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमको बड़े अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज़ को समझते हुए चलना है। तो अगर हम बात करें कोशिका के प्रकार की, तो दोस्तों कोशिका मेनली 2 प्रकार की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल ना, पहली होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। अब एक चीज़ हो, आपको ये वर्ड्स इंग्लिश में ही याद करने, ऐसे ही याद करने, क्योंकि हिंदी में इनके कोई अलग से स्पेसिफिक नेम नहीं है। हिंदी में भी आपको जैसे स्लाइड पे लिखा हुआ है वैसे ही लिखा हुआ आएगा। ओके, तो अगर हम कोशिका की बात करें तो कोशिका मेनली कितने टाइप की होती है, कोशिका मेनली 2 टाइप की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड इज यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको अभी पूरा मैं सब कुछ एक एक करके क्लियर करूंगा। बट यहाँ आपको क्या चीज़ याद रखनी है ना, जो कोशिका होती है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। अब देखो इनके नाम में बहुत सी बार क्या होता है, हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा टफ बना लेते, कठिन बना लेते, जबकि वो इतनी ज़्यादा टफ होती नहीं है। अब अगर आप इन दोनों सेल्स के नाम को ध्यान से पढ़ेंगे ना, अगर आप नाम पर ध्यान देंगे तो आपको इसका आंसर यहीं पर मिल जाएगा। जैसे पहले अगर हम बात करें प्रो, अब इस शब्द को मैं तोड़ रहा हूँ ना, जो शब्द है प्रोकैरियोटिक, ओके, अगर मैं इसको तोड़ूँ तो मुझे 2 अलग अलग वर्ड्स मिलेंगे, फर्स्ट इज प्रो एंड सेकेंड इज कैरियन। ओके, प्रो का मीनिंग होता है प्रिमिटिव ना, प्रो का मीनिंग क्या होगा, प्रिमिटिव यानी प्रारंभिक। जो जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले जिस प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न हुई थी वो होती है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स। वो कौन सी होगी, प्रोकैरियोटिक सेल ना। तो आपको याद रखना है, पहली जो हमारी सेल होती है कोशिका का, जो हमारा पहला प्रकार होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, जहाँ पर प्रो का मीनिंग होता है प्रारंभिक या प्रिमिटिव। अब देखो जब भी कोई चीज़ पहली बार बनती है तो आपको क्या लगता है, वो वेल डेवलप्ड होगी या अंडर डेवलप होगी ना। फॉर एग्जांपल आप अपने मोबाइल को ले लीजिए, आज आप जो भी मोबाइल यूज़ कर रहे हो, आई होप सभी के पास प्रेजेंट टाइम में 4G या 5G स्मार्टफोन्स होंगे, टच फोन ना। बहुत रेयर होंगे जिसके पास आज क्या होगा, कीपैड देखने को मिलता होगा, और पेजर का तो जमाना ही चला गया। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या है, पेजर आए ना, पेजर को और डेवलप करके फिर कीपैड मोबाइल बनाए गए, कीपैड मोबाइल फिर और डेवलप हुए, तो आज हमारे हाथ में
हम जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, है ना, किसी के पास हो सकता है 5G फ़ोन हो, किसी के पास अभी 4G स्मार्टफोन्स होंगे। तो लगभग आज सभी के पास क्या है, टच स्क्रीन मोबाइल है। बहुत रेयर है जिनके पास कीपैड है, और नियर फ्यूचर हो सकता है टच स्क्रीन भी और किसी नई टेक्निक के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए। ओके, हो सकता है थोड़े सालों में हमारे पास जो स्मार्टफोन्स होंगे वो ट्रांसपेरेंट हो या वो फोल्डेबल हो ना, जैसे कुछ कंपनियों ने लॉन्च भी कर दी है। तो अब हमको ये चीज़ों का ध्यान रखना है ना। तो एक चीज़ याद रखेंगे हम, जो प्रोकैरियोटिक सेल होगी वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होगी। दैट इज़ द रीज़न उसमें हमको बहुत ज़्यादा सेल ऑर्गेनिल्स वगैरह कुछ नहीं देखने को मिलेंगे। वो एक बिल्कुल बेसिक टाइप की क्या होगी, सेल होगी, जो अंडर डेवलप सेल थी। ओके, तो प्रो मीन्स प्रिमिटिव, और कैरियन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो होता है न्यूक्लियस, है ना। कैरियन दैट मीन्स केंद्रक या न्यूक्लियस। तो जो सेल होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस ही पूरी सेल को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें एक्चुअली वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसे हम यूकैरियोटिक सेल देखेंगे, अभी आपको आगे इसके डायग्राम्स भी देखने को मिलेंगे। जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, जो केंद्रक होता है वो पूर्ण रूप से विकसित होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। जो केंद्रक होता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, और जैसा हम केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका में देखते हैं वैसा केंद्रक हमको प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं दिखाई देता, और दैट इज़ द रीज़न हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। वहीं अगर अब हम बात करें यूकैरियोटिक ना, तो जो यू वर्ड होता है दैट मीन्स ट्रू, यू दैट मीन्स ट्रू, है ना। यू का मतलब होता है ट्रू यानी सच्चा, यानी वास्तविक, यानी एक ऐसी कोशिका जिसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, यानी जो केंद्रक आपको अलग से दिखाई दे रहा है, जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो ना। तो ये चीज़ हमको याद रखना है। यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होंगी जिनमें पूर्ण विकसित अलग से आपको केंद्रक दिखाई देगा। केंद्रक जो है वो पूर्ण रूप से विकसित होगा, और यही केंद्रक क्या करेगा, कोशिका कंट्रोल करने का काम करेगा। तो यहाँ हमको दो चीज़ें याद रखना है। जो सेल होते हैं, सेल दो प्रकार की होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। कोशिकाएं कितने प्रकार की होंगी, दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होगी वो प्रारंभिक प्रकार की होगी, और यूकैरियोटिक जो होगी वो कैसी होगी, विकसित प्रकार की कोशिका होगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका की। दोस्तों हमको ये तो पता चल गया कि मेनली कोशिका दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक, है ना, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसको फर्दर फिर टू टाइप से क्लासीफाई किया जाता है, यानी यूकैरियोटिक कोशिका पुनः दो भागों में विभाजित होती है। यूकैरियोटिक कोशिका भी दो प्रकार की होती है। यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है पादप कोशिका और दूसरी होती है जंतु कोशिका, है ना। तो यूकैरियोटिक कोशिका के कितने प्रकार होंगे, दो प्रकार। कौन कौन सी, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो जो हम मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स आंसर देते हैं वो कौन सी कोशिका का प्रकार बताते हैं, वो बताते हैं यूकैरियोटिक कोशिका का। एक ही याद रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिका को और डिवाइड नहीं किया जाता, वो अपने आप में स्पेसिफिक होती है ना। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो अपने आप में क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। बट जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है, और वो दो प्रकार की होती है यूकैरियोटिक कोशिका, एक होती है पादप कोशिका और एक होती है जंतु कोशिका। वे सभी कोशिकाएं जो पेड़ पौधों में पाई जाती है या जिनसे मिलकर पेड़ पौधों का निर्माण होता है वे पादप कोशिकाएं कहलाती है, और वे सभी कोशिकाएं जिनसे जंतुओं का निर्माण होता है या जो जंतुओं में, अब एक चीज़ यहाँ याद रखना, ह्यूमंस को भी बायोलॉजी के अंतर्गत हम एनिमल्स में ही काउंट करते हैं ना। तो ह्यूमन की स्पेसिफिक स्टडी नहीं होती, ह्यूमंस को एनिमल्स के अंदर ही क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। तो हमको ये याद रखना है यहाँ पर, जो यूकैरियोटिक कोशिका है वो कितने टाइप की होगी, दो टाइप की। तो देखो कोशिका की अगर हम बात करें, कोशिका के प्रकार की, तो संरचना के आधार पर हमने विभाजित किया। तो संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका फिर दो प्रकार की होती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ये बात जो हम कर रहे हैं ये हम जान रहे हैं उसकी संरचना के आधार पर, कोशिका की संरचना के आधार पर कि उसकी संरचना कैसी है, उसमें न्यूक्लियस है कि नहीं है तो वेल डेवलप है या नहीं है, या उसमें कोशिकांग पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। तो संरचना के आधार पर हमने प्रकार देखे, तो संरचना के आधार पर दो प्रकार की हमको कोशिकाएं देखने को मिली, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरी यूकैरियोटिक। फिर यूकैरियोटिक के भी दो प्रकार थे, पादप कोशिका और जंतु कोशिका।
वहीं अगर हम बात करें संख्या के आधार पर कि जो संख्या होती है, संख्या के आधार पर जो जीव होते हैं उनको कैसे वर्गीकृत किया जाता है, तो संख्या के आधार पर जीवों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। एक होते हैं एक कोशिकीय जीव, यानी जिनका पूरा शरीर सिर्फ एक सिंगल सेल से बना हुआ है, एक कोशिका से बना हुआ है, ऐसे जीवों को हम बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। बेसिकली जितने भी जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज हुए, है ना, प्रोकैरियोटिक सेल से बनने वाले जितने भी एनिमल्स या जो भी जीव हैं, सूक्ष्म जीव, वो सभी क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। और यूकैरियोटिक में हमको जो भी जीव देखने को मिलते हैं, मेजरली वो कैसे होंगे, बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव यानी ऐसे जीव जिनके शरीर का निर्माण कई सारी कोशिकाओं से, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर हुआ है, उनको हम क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव। पर यहाँ एक चीज़ याद रखना, ऐसा नहीं है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई सिंगल सेल एनिमल्स नहीं होते या सिंगल सेल बैक्टीरिया वगैरह नहीं होते, है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका हमेशा कैसी होगी, यूनिसेल्यूलर, यानी प्रोकैरियोटिक जो एनिमल्स होंगे वो कैसे होंगे, सिंगल सेल, है ना, उनका जो निर्माण होगा एक कोशिका से होगा, वो कभी भी बहुकोशिकीय नहीं हो सकते। लेकिन वहीं बात करें यूकैरियोटिक कोशिका से बनने वाले जीवों की, तो यूकैरियोटिक कोशिका में दोनों प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर, जिनका निर्माण एक कोशिका से हुआ एक कोशिकी, और जिनका निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर होता है, ऐसे बहुकोशिकी हमको दोनों तरह से के जीव देखने को मिलते हैं। तो ये हमने कोशिका के वर्गीकरण के बारे में जाना ना, कि कोशिकाओं को किस तरह से हम वर्गीकृत करते हैं। अब दोस्तों हम एक एक कोशिका को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एक एक कोशिका के बारे में हम जानना स्टार्ट करेंगे, उनके प्रकारों को हम समझेंगे। उससे पहले आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और अब एक एक करके सेल के बारे में डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में ना। प्रोकैरियोटिक सेल यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसके बारे में अभी हमने जाना कि प्रिमिटिव टाइप की सेल होती है और इसमें क्या क्या विशेषताएं होती है, अब एक एक करके हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहले अगर हम बात करें, अब यहाँ पर जो आपको मैंने डेटा प्रोवाइड किया है वो इस तरह से आपके नोट्स ये मैंने बनाए हैं कि आप चीज़ों को कंपेयर करते हुए याद रख सकें ना। यहाँ पर आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों चीज़ों को जब आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहेंगी। तो उसी के हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें एडजस्ट करके दी हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है इनका आकार छोटा होता है ना। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल से इसकी तुलना करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनका आकार बहुत ज़्यादा क्या होता है, छोटा होता है। अब कितना छोटा होता है, कभी अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में ना, तो याद रखिएगा जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसका आकार 1 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन तक होता है ना। माइक्रोन को माइक्रोमीटर भी कहा जाता है। ये कोशिका को मापने की एक इकाई होती है ना। कोशिका को जो माइक्रोन में या माइक्रोमीटर में मापते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। ये कई बार कुछ एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि कोशिका को हम किस में मापते हैं, तो कोशिका को हम मापते हैं माइक्रोमीटर या माइक्रोन में। ओके, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसका साइज़ क्या होता है, 1 से लेके 10 माइक्रोन या 1 से 10 माइक्रोमीटर तक इसका आकार होता है। यानी ये साइज़ में यूकैरियोटिक कोशिका से काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, इतनी छोटी कि हम इनको सूक्ष्म आँखों मतलब जो हमारी नेक्ड आई है उनसे नहीं देख सकते। वेल, नेक्ड आई से हम यूकैरियोटिक सेल को भी नहीं देख सकते, बट उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा क्या होती है, छोटी होती है। सेकेंड, अगर इसकी बात करें, इसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है, जो कि हमने बात की थी ना। इसके नाम में ही छुपा हुआ है प्रोकैरियोन, यानी अंडर डेवलप, अविकसित केंद्रक जिसमें होता है ना। केंद्रक होता ज़रूर है बट उतना विकसित नहीं होता है जितना यूकैरियोटिक कोशिका में होता है ना। उसके लिए अलग से केंद्रक झिल्ली नहीं होती है ना, अलग से केंद्रक द्रव नहीं होता है। तो दैट इज़ द रीज़न ऐसा माना जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें केंद्रक विकसित नहीं होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमको याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसका आकार बहुत ज़्यादा छोटा होता है। कितना छोटा होता है, 1 से 10 माइक्रोन के बीच। दूसरा, प्रोकैरियोटिक सेल में स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। ओके, यूकैरियोटिक कोशिका से अगर हम तुलना करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। अभी हम देखेंगे डायग्राम्स में। फिर तीसरा, इसमें विभिन्न कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। अब अगर हम देखें जो यूकैरियोटिक कोशिका जब हम देखेंगे तो उसमें देखेंगे अलग अलग कोशिकांग मिलेंगे हमको कई तरह के, जैसे लाइसोसोम हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुए, प्लास्टिड हुए ना, रिक्तिकाएँ हुई, कई तरह के अलग अलग कोशिकांग मिलेंगे और सबका स्पेसिफिक वर्क होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन करने में हेल्प करेगा, लाइसोसोम डाइजेशन में हेल्प करेगा, जो प्लास्टिड है वो फोटोसिंथेसिस और फूड के स्टोरेज में हेल्प करेगा। तो सबका स्पेसिफिक क्या है, काम बटा हुआ है ना। तो यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो होती है उसमें हमको कई तरह के सेल ऑर्गेनिल्स यानी कोशिकांग देखने को मिलते हैं, लेकिन वहीं प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमको ऐसे कोशिकांग देखने को नहीं मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इनका क्या होता है, अभाव होता है। जैसे मैंने आपको अभी मोबाइल का एग्जांपल देके समझाया था, क्योंकि कोई भी जब चीज़ पहली बार आती है तो वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होगी, विकसित नहीं होगी, समय के साथ उसका विकास होता है। और यही कारण है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हो वो सबसे सिंपल टाइप की कोशिकाएं हैं ना। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स नहीं देखने को मिलेंगे, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, एक शुरुआत है। लेकिन जैसे जैसे इसका एवोल्यूशन होगा इसमें कई सारी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, जटिलता आएगी, और ये अपने आप को टाइम के साथ क्या करती जाएगी, डेवलप करती जाएगी। हाँ, लेकिन एक चीज़ जो दोनों में सेम देखने को मिलेगा, एक सेल ऑर्गेनिल, एक कोशिकांग ऐसा है जो हमको दोनों में देखने को मिलता है, और वो है राइबोसोम। बट राइबोसोम में भी यहाँ डिफरेंस होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S राइबोसोम होता है ना। अब यहाँ एस को लेकर कन्फ्यूज़न देखो, जो एक साइंटिस्ट थे श्वेतबर्ग, उन्होंने क्या किया था, इसकी डेंसिटी चेक करने के लिए इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बैक्टीरियल जो राइबोसोम है उसको निकाला और जो यूकेरियोटिक सेल है उसका भी राइबोसोम लिया, और उनकी डेंसिटी चेक करने के लिए उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया था। तो तब उन्होंने देखा कि इनकी जो डेंसिटी होती है वो दोनों की डिफरेंट होती है। दैट इज़ द रीज़न फिर श्वेतबर्ग ने इसकी एक अलग से इकाई दी ना। इसलिए जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसको हम 70S से डिनोट करते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाया जाता है वो कौन सा होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम पाया जाता है। जबकि हम बात करें यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, अभी हम पढ़ेंगे आगे, जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें 80S राइबोसोम पाया जाता है, यानी ज़्यादा डेंस राइबोसोम उनमें हमको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ राइबोसोम मिलता है, और वो भी कौन सा होगा, 70S राइबोसोम मिलेगा। और यहाँ एस का मतलब होगा श्वेतबर्ग इकाई। ये चाहिए तो आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है कि 70S और 80S में एस का मीनिंग क्या है, तो एस का मीनिंग है श्वेतबर्ग इकाई। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हमको कार्यों का प्रॉपर विभाजन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर सिंगल सेल है और उसी सेल को अपने आप में सारे वर्क करने हैं ना। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, और उसी साइटोप्लाज्म में आपको जो डीएनए है वो देखने को मिल जाएगा। बस कुछ फ्लैजिला है और सीलिया है जिससे वो मूव करेगा, उससे ज़्यादा हमको कुछ देखने को नहीं मिलता है जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें, यानी सिंपल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर क्योंकि अलग अलग सेल ऑर्गेनिल्स नहीं है तो इसमें कार्यों का विभाजन भी नहीं होगा। ओके, तो ये हमको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें कार्यों का विभाजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो इनमें असूत्री प्रकार का विभाजन पाया जाता है, कोशिका विभाजन ना। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा ही कोशिकाएं अपने जैसी नई कोशिकाओं का क्या करती है, निर्माण करती है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है या जो बैक्टीरियल सेल होती है उनमें किस प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है, तो याद रखिएगा उनमें असूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें आनुवंशिक पदार्थ, तो यहाँ क्योंकि प्रॉपर न्यूक्लियस डेवलप नहीं है, केंद्रक का विकास नहीं हुआ है ना, तो जो आनुवंशिक पदार्थ यानी जो डीएनए होता है वो कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से क्या होता है, फैला हुआ होता है ना। यूकेरियोटिक सेल में अभी हम देखेंगे जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड होता है, काफ़ी उसको सेफली स्टोर किया हुआ होता है, लेकिन यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं है ना। तो ये हमको याद रखना है कि जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है या मुक्त रूप से कोशिका द्रव्य में फैला हुआ होता है। ओके, तो इतनी चीज़ें हमको प्रोकैरियोटिक कोशिका में याद रखनी है। फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है इनका आकार क्या होता है, छोटा होता है, 1 से लेकर 10 माइक्रोन तक। इनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है, इनमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ एक राइबोसोम है जो प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक दोनों कोशिका में मिलेगा। बट यहाँ पर भी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम मिलता है वो 70S राइबोसोम मिलेगा, और जो यूकेरियोटिक कोशिका में राइबोसोम मिलता है वो कौन सा मिलता है हमको, 80S राइबोसोम देखने को मिलेगा। यहाँ पर कार्यों का विभाजन नहीं होगा, वहाँ पर कार्यों का विभाजन हमको देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर लिमिटेड पॉइंट्स दिए हैं
वैसे बनाने को चाहो तो इसमें कई सारे पॉइंट्स बन सकते हैं ना, पर मेरा मानना है वो सारे वेस्ट रहेंगे। जैसे अब हमको पता है यहाँ स्पष्ट केंद्रक नहीं है, अब केंद्रक नहीं है तो केंद्रक झिल्ली होगी क्या? नहीं। तो एक पॉइंट ये भी बनता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। फिर अब जब केंद्रक झिल्ली नहीं है तो क्या सब्सट्रेट केंद्रक द्रव मिलेगा क्या? नहीं। तो एक पॉइंट वो भी बन जाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक द्रव नहीं पाया जाता है। अब मैंने यहाँ सिर्फ एक छोटी सी लाइन में आपको सिंप्लीफाई कर दिया समझने के लिए कि इसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं ना। अब आप चाहो तो एक एक कोशिकांग को अलग अलग लिख सकते हो। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता ना। तो ऐसे आप चाहो तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में 15 लगभग 15 तक आप क्या डिफरेंस बना सकते हो। पर मेरा मानना है कि एक समझदार इंसान जो है वो चीज़ों को शॉर्ट करके याद रखना ज़्यादा प्रीफर करेगा, ना कि लंबा चौड़ा करके। हमने कोशिकांग का, हाँ, हमें जब आंसर लिखने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको एक एक करके लिख सकते हैं कि इसमें केंद्रक द्रव नहीं है, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं है, इसमें केंद्रक सुस्पष्ट नहीं है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसमें लाइसोसोम नहीं है, इसमें ये नहीं है, वो नहीं है ना। बट हमको याद रखने के लिए हम उसको क्या कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हुए चल रहे हैं। ओके, तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं बैक्टीरियल सेल यानी प्रोकैरियोटिक सेल होती कैसी है। तो दोस्तों इस वक्त आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रही है ना, वो है एक प्रोकैरियोटिक सेल या एक बैक्टीरियल सेल। क्योंकि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो भी मेनली क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से ही बने होते हैं। तो चाहे हम बैक्टीरियल सेल कहें चाहे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहें, बात एक ही है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब अगर आप यहाँ इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो देखने को मिलेगी वो होती है हमारी सेल वॉल ना। सबसे बाहर के आपको सेल वॉल दिखने को मिलेगी, कैप्सूल है। उसके बाद जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं ना, सेल मेम्ब्रेन है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। अब साइटोप्लाज्म में आप देखिए जो न्यूक्लियाइड है ना, डीएनए जो है वो फ्रीली क्या है, फैला हुआ है। वहाँ पर आपको अलग से न्यूक्लियस कहीं देखने को नहीं मिलेगा ना। और राइबोसोम्स भी है जो चारों ओर क्या है, बिखरे हुए हैं। तो जो बैक्टीरियल सेल होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसका नहीं होता है। वहीं अब इसमें अगर हम गति करने के लिए देखें, मोशन के लिए, ये मूव कैसे करेगी आके, तो आप देख सकते हैं लंबा सा फ्लैजेलर दिया हुआ है ना, और कई सारे छोटे छोटे सिलिया होते हैं जो आपको चारों तरफ दिखाई दे रहे होंगे ना। तो ये होती है एक बैक्टीरियल सेल या एक प्रोकैरियोटिक सेल। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं। अब अगर ऑफलाइन क्लास होती तो हम वहाँ ये हाथ से डायग्राम ड्रॉ करके बनाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं एक एक, तो ऑफलाइन क्लास का अपना मज़ा है ना। बट यहाँ हमको डायग्राम्स के थ्रू ही इस चीज़ों को समझना होगा। तो आई होप ये भी आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस रहेगा ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ अगर हम देखें तो बैक्टीरियल सेल जो है एक सिंपल स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। राइबोसोम है, कौन सा है, 70 प्रकार का, ये याद रखना। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें राइबोसोम कौन सा होगा, 70 प्रकार का होगा। उसमें डीएनए फ्रीली है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, सीलिया है, फ्लैजेला है। तो आई होप आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा कि एक बैक्टीरियल सेल या एक प्रोकैरियोटिक सेल किस प्रकार की होती है। आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे नेक्स्ट यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ओके, चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर अब बात करते हैं हम यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। आई होप आपको प्रोकैरियोटिक सेल बड़े अच्छे से समझ में आएगी होगी ना। जो हमने उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपने अच्छे से समझे होंगे और अब आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कोई डाउट नहीं रहा होगा। बात अगर हम करें यूकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक सेल की, तो दोस्तों यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसका आकार प्रोकैरियोटिक सेल से बड़ा होता है ना। आकार में ये प्रोकैरियोटिक सेल से क्या होती है, बड़ी होती है। जहाँ हमने बात की थी प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो आकार था वो 1 से 10 म्यू या 1 से 10 माइक्रोन के बीच था। लेकिन वहीं अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो जो यूकैरियोटिक कोशिका है यानी यूकैरियोटिक सेल जो है इसका आकार 5 से लेकर 100 माइक्रोन तक होता है ना। तो आप देख सकते हो ये आकार में जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका से बड़ी है, लेकिन फिर भी हम इसको भी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इसके लिए भी हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। बात करें केंद्रक की, तो जहाँ हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में स्पष्ट केंद्रक नहीं था वहीं हमें यूकैरियोटिक सेल में स्पष्ट केंद्रक देखने को मिलता है ना। जो यूकैरियोटिक सेल होती है उनमें हमको क्या स्पष्ट केंद्रक देखने को मिलता है। जो जंतु कोशिका होगी उसमें केंद्रक प्रायः कोशिका के मध्य में यानी सेंटर में होता है। वहीं जो पादप कोशिकाएं होती है उनमें ये केंद्रक
थोड़ा परिधि की ओर होता है, पर हाँ आपको स्पष्ट केंद्रक दिखाई देगा। तो ये एक बड़ा डिफरेंस होता है दोनों में। जो कोशिकाएं होती है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में, जो यूकैरियोटिक है उसमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अस्पष्ट होता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें विभिन्न कोशिकांगों की, तो जहाँ हमने देखा था प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हमको राइबोसोम को छोड़कर कोई और कोशिकांग देखने को नहीं मिलता है। वहीं जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं ना। यहाँ पर हमको अलग अलग तरह के कोशिकांग देखने को मिलेंगे, जैसे राइबोसोम हुआ, लाइसोसोम हुआ, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, सेंट्रोसोल हुआ ना। कई तरह के अलग अलग गोल्जी उपकरण हो गए, कई तरह के अलग अलग हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे, कोशिकांग देखने को मिलेंगे, और उन सबका अपना अपना स्पेसिफिक वर्ग होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, कार्यों का स्पष्ट विभाजन होता है। तो 2 पॉइंट्स हमको ये चीज़ें याद रखना है, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है उनमें विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं। अलग अलग तरह के क्या मिलते हैं, कोशिकांग मिलते हैं, और उन सभी कोशिकांगों का अपना स्पेसिफिक वर्ग होता है। इसीलिए यहाँ पर कार्यों का स्पष्ट विभाजन देखने को मिलता है। बात करें राइबोसोम की, तो जहाँ हमने देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। वहीं जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें 80 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इट मीन्स हैवी या जो डेंस राइबोसोम होता है वो पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। फिर बात करें कोशिका विभाजन की, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी उसमें असूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन देखने को मिलता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है ना। वैसे दोनों अलग अलग समय पर होता है और दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है। समसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है, ये हम जो अपना कोशिका का नेक्स्ट लेक्चर होगा, सेकंड लेक्चर, उसमें हम जानेंगे कि कोशिका विभाजन क्या होता है, इनका क्या महत्व है। ओके, पर अभी हमको याद रखना है कि जहाँ प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें असूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन देखने को मिलता है। वहीं जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनमें समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है। इंग्लिश में इनको मियोसिस और माइटोसिस बोलते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। फिर बात करें हम, जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है यानी जो हमारा डीएनए है वो केंद्रक के अंदर यानी केंद्रक द्रव में पाया जाता है। ये सेफ होता है। लेकिन हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखा था, क्योंकि वहाँ पर केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं था, तो केंद्रक अलग से स्पष्ट नहीं था, तो वहाँ केंद्रक द्रव भी नहीं था, और केंद्रक द्रव भी नहीं था तो जो डीएनए था वो फ्रीली साइटोप्लाज्म जो है कोशिका द्रव उसी में उपस्थित था। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक द्रव में उपस्थित होता है ना। तो ये पॉइंट हमको याद रखना है। फटाफट से जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है इनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। कितना, 5 से 100 माइक्रोन तक। इनमें केंद्रक झिल्ली युक्त सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। इनमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। और जो राइबोसोम होता है वो भी 70 इस प्रकार का होता है। एस का मतलब होता है श्वेतबद्ध इकाई, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा ना। यहाँ पर क्योंकि विभिन्न कोशिकांग है इसलिए कार्यों का स्पष्ट विभाजन पाया जाता है। समसूत्री और अर्धसूत्री 2 प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, और आनुवंशिक पदार्थ यानी जो डीएनए वो केंद्रक में उपस्थित होता है। ये सारी बातें हमको यूकैरियोटिक कोशिका में याद रखनी है। और उसके अलावा आप चाहें तो जैसे मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अगर आपको अंतर लिखना है तो एक एक पॉइंट आप बड़ा बड़ा के लिख सकते हो। इसमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक द्रव पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेंट्रोसोम होता है। बहुत सारे आप बना तो 15 पॉइंट तक सकते हो ना। बट हमको मेजरली चीज़ें जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट है वो लेकर चलना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आंसर राइटिंग में भी बड़े अच्छे से इन सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं ना। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप दोस्तों आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझते हुए और स्क्रीनशॉट लेते हुए चल रहे होंगे। दोस्तों अब तक हमने कोशिका के प्रकार के बारे में पढ़ा था ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, दोनों में क्या अंतर होता है ना, कैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका से अलग है, सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना। ओके, जितना हमको कंपटीशन एग्जाम्स के लिए जानना ज़रूरी है उतना, ओके, वरना जानने को बहुत कुछ है। तो अब अगर आते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के प्रकार के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था यूकैरियोटिक कोशिकाओं को पुनः 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, या जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है वो फिर 2 प्रकार की होती है। एक होती है जंतु कोशिका और दूसरी होती है पादप कोशिका। तो अब दोस्तों हम इन दोनों को पढ़ेंगे।
अब हमको यूकेरियोटिक कोशिकाओं के विभिन्न प्रकारों को पढ़ना है, उनको समझना है कि जंतु कोशिका क्या होती है, पादप कोशिका क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है ना। इस वक्त आपको स्क्रीन पर दोनों के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे। ये आपके वैसी 9th क्लास की NCERT बुक के चित्र हैं, है ना। तो आप सभी इनसे परिचित होंगे। तो एक तरफ आपको जंतु कोशिका दिखाई दे रही होगी और दूसरी तरफ आपको पादप कोशिका दिखाई दे रही होगी। अगर हम बात करें जंतु कोशिका में, तो आपको दिख रहा होगा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जहाँ बीच में आपको केंद्रक दिखाई दे रहा है हल्का लाइट पिंक कलर का, और सबसे बाहर की ओर आपको प्लाज्मा झिल्ली दिख रही है, प्लाज्मा झिल्ली है, और अंदर कई सारे आपको जो कोशिकांग है, जैसे गोल्जी बॉडी ना, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, जो खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम बोलते हैं ना। आप कंफ्यूज मत होइएगा, परेशान मत होइएगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ लेकर चल सकूँ ना। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दिख रहा है, कोशिका द्रव्य है, केंद्रक झिल्ली है, और कई सारे आपको ये सारे जो हैं कोशिकांग आपको जंतु कोशिका में दिखाई दे रहे होंगे, जो डायग्राम 5.5 है उसमें। वहीं अगर हम बात करें पादप कोशिका, तो जो चित्र 5.6 डायग्राम नंबर 5.6 है ना, उसमें आपको पादप कोशिका यानी प्लांट सेल दिखाई दे रही होगी। तो अगर हम प्लांट सेल में देखें तो यहाँ पर भी आपको लाइसोसोम दिख रहा है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स दिख रहे हैं, हरित लवक आपको दिख रहा है, केंद्रक दिख रहा है, गोल्जी उपकरण है, केंद्र की झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली है, पादप कोशिका है, बाह्य कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, कोशिका द्रव्य और हरित लवक, ये सारी चीज़ें आपको प्लाज्मा झिल्ली जो आपकी पादप कोशिका है उसमें दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ एक इंट्रो दिया है एक डायग्राम के थ्रू, है ना, कि जंतु कोशिका देखने में कैसी होती है और पादप कोशिका किस प्रकार की होती है। अब जैसे हमने एक एक करके पहले प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को पढ़ा, उनके बारे में डिफरेंस को समझा, अब वैसे ही दोस्तों हम एक एक करके जंतु कोशिका और पादप कोशिका को पढ़ेंगे, उनके बारे में समझेंगे, उनके बारे में जानेंगे और देखेंगे दोनों में क्या विशेषताएं होती है और कैसे वो एक दूसरे से अलग होती है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप चाहें तो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं जंतु कोशिका के बारे में ना। तो पहले हम जंतु कोशिका के बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे पादप कोशिका के बारे में। और यहाँ भी मैंने सेम पैटर्न अप्लाई किया है, दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हुए मैंने आपको चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश की है ताकि आपको ये लंबे टाइम तक याद रह सके ना। तो अगर हम बात करें जंतु कोशिका, तो ये भी एक प्रकार की क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है जो जंतु कोशिका होती है वो भी एक तरह की क्या है, यूकैरियोटिक सेल है ना। अब ये आकार में छोटी होती है, किससे छोटी होगी, देखो हमने अभी पढ़ा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो यूकैरियोटिक सेल से क्या होती है, छोटी होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल से तो ये छोटी हो नहीं सकती। अब बारी आती है यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल हमारे पास कितने टाइप की है, 2 टाइप की, एक हमारे पास पादप कोशिका और एक है जंतु कोशिका। यानी यहाँ पर हम दोनों में अगर देखें तो जो जंतु कोशिका होती है वो आकार में पादप कोशिका से क्या होती है, छोटी होती है। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो जंतु कोशिका है वो पादप कोशिका से क्या होती है, आकार में छोटी होती है। और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है ना। जो जंतु कोशिकाएं होती है उनमें क्या नहीं होती है, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो एनिमल सेल में क्या होती है, अब्सेंट होती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो पादप कोशिका है उनमें कोशिका भित्ति हमको देखने को मिलेगी, अभी हम देखेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे आगे। तो 2 चीज़ें हमको यहाँ से क्लियरिफाई करनी है। सबसे पहले कि जो एनिमल सेल होती है जंतु कोशिका, वो साइज़ में जो होती है वो स्मॉल होती है, किससे, वो साइज़ में स्मॉल होती है प्लांट सेल से। और इनमें सेल वॉल जो होती है वो अब्सेंट होती है। जंतु कोशिकाओं में कभी भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। इस चीज़ को आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। तीसरा, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। जहाँ पादप कोशिकाएं जो होती है उनमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, और उसका क्या रोल होगा वो हम पादप कोशिका के समय उसमें और अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। तो जो जंतु कोशिका होती है इसमें क्या नहीं पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। लेकिन जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम पाया जाता है, और ये सेंट्रोसोम जो है ये कोशिका विभाजन के समय महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है ना। ये जो सेंट्रोसोम होगा ये कोशिका विभाजन के समय क्या करता है, अपने जैसी सेम कॉपी बनाएगा और दोनों सेल में जाकर ये जो गुणसूत्र हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं,
उनको डिफरेंशिएट करने का, उनको दोनों अलग अलग कोशिकाओं में ले जाने का एक काम करते हैं ना। तो कोशिका विभाजन के समय सेंट्रोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये कोशिका जो सेंट्रोसोम होते हैं ये जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा ना। फिर अगर हम बात करें रिक्तिकाएँ, तो रिक्तिकाएँ जो होती है वो जंतु कोशिकाओं में छोटी होती है और संख्या में ज़्यादा होती है ना। अब ज़रूरी नहीं है हर जंतु कोशिका में मिले ना, कुछ जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएँ नहीं भी पाई जाती है। तो हमको याद रखना है कि जो रिक्तिकाएँ हैं वैक्यूल्स बोलते हैं। अब देखो एक चीज़ याद रखिएगा, ट्राई कीजिएगा, मैं क्यों आपको बोलता हूँ इंग्लिश वर्ड याद रखने की, क्योंकि रिक्तिकाओं के लिए इंग्लिश में वर्ड है वैक्यूल्स और वो हर जगह वैक्यूल्स ही कहेगा, लेकिन हिंदी में इनको रिक्तिकाएँ कहा जाता है, इनको रसधानी कहा जाता है और भी अलग अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग वैक्यूल्स के लिए किया जाता है ना। तो आप ट्राई कीजिएगा एक ही वर्ड आप याद रख सके। और इंग्लिश वर्ड में आपको फिर कहूँगा साइंस पढ़ते वक्त आपको इंग्लिश वर्ड्स थोड़ा प्रीफर करते हुए चलना है, जिससे आपको आसानी होगी ना। जहाँ हिंदी वर्ड यूज़ करने होंगे मैं आपको बताऊँगा कैसे वो आपके लिए चीज़ों को सिंपल करेंगे। तो रिक्तिकाएँ जो होती है वो जंतु कोशिकाओं में क्या होगी, आकार में छोटी होगी और संख्या में ज़्यादा होगी ना। जो जंतु कोशिका होगी उसमें रिक्तिकाएँ छोटे साइज़ की मिलेगी और बहुत सारी मिलेगी, एक ही कोशिका में कई सारी रिक्तिकाएँ पाई जाएगी। वहीं अगर हम बात करें केंद्रक की, तो जो जंतु कोशिका में केंद्रक होगा वो केंद्रक कोशिका के मध्य में पाया जाता है ना। मेनली जो देखा जाता है कि जो जंतु कोशिका होती है उसमें जो केंद्रक होता है वो केंद्रक कोशिका के मध्य में स्थित होता है। ओके, बाकी अगर हम देखें तो ये हमको कुछ पॉइंट्स है जो याद रखना है, क्योंकि इनके अलावा लगभग सारी चीज़ें जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल में सेम होती है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसलिए जो मेजर पॉइंट्स है ना हमको वही याद रखने हैं। क्या क्या याद रखने, एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। जो जंतु कोशिका होती है वो आकार में क्या होगी, छोटी होगी। किससे छोटी होगी, पादप कोशिका से ना, प्रोकैरियोटिक सेल से बड़ी रहती है। फिर अगर हम बात करें तो इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, सेल वॉल जो होती है वो अब्सेंट होती है। किस में अब्सेंट होगी, जंतु कोशिका में। रिवाइज करते चलिएगा, बोलते चलिएगा, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा ना। जंतु कोशिका जो होगी उसमें कोशिका भित्ति क्या होगी, नहीं पाई जाएगी, सेल वॉल इसमें अब्सेंट होगी। इसमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं पाया जाता है। जो एनिमल सेल होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट भी क्या होता है, अब्सेंट होता है। बट इनमें सेंट्रोसोम पाया जाता है ना। जो सेंट्रोसोम है वो जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है और पादप में नहीं मिलेगा। ओके, फिर नेक्स्ट हम बात करें रिक्तिकाओं की, जिनको वैक्यूल्स बोलते हैं ना, रसधानी बोलते हैं। तो जो वैक्यूल्स हैं, रिक्तिकाएँ हैं, ये जंतु कोशिकाओं में आकार में छोटी होगी और संख्या में अधिक होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो केंद्रक है वो जंतु कोशिका के मध्य में होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पादप कोशिकाएं कैसे जंतु कोशिकाओं से अलग होती है। आई होप दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो गया ना। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं पादप कोशिका के बारे में। यूकैरियोटिक सेल हम पढ़ रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल में हमने जंतु कोशिका के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले पादप कोशिका के बारे में। तो अगर बात हम पादप कोशिका की करें यानी प्लांट सेल्स के बारे में बात करें, तो जो प्लांट सेल होती है ये आकार में बड़ी होगी ना। अब किससे बड़ी होगी, तो देखो प्लांट सेल जो है वो सबसे बड़े टाइप की सेल्स हमको देखने को मिलेगी ना। कैसे, क्योंकि हमने देखा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। अगर हम देखें तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल्स बड़ी होती है। अब यूकैरियोटिक सेल के दोनों टाइप अगर हम देखें, एनिमल सेल और प्लांट सेल, तो उसमें भी प्लांट सेल जो होती है वो एनिमल सेल से क्या होती है, बड़ी होती है। बट ये सबसे बड़ी नहीं है ना। अभी मैं आपको लास्ट में जब कल हमारा लेक्चर होगा तो उसमें आपको सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, कई सारे और सारी मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ ना। बट अगर हम यूजुअली देखें तो जो प्लांट सेल होती है वो सबसे बड़े टाइप की क्या होती है, सेल होती है। यानी ये आकार में सबसे बड़ी होगी। ये प्रोकैरियोटिक सेल से भी बड़ी है और ये जंतु कोशिका से भी क्या होती है, बड़ी होती है। फिर अगर हम बात करें कोशिका भित्ति की, तो जहाँ हमने देखा था कि जो एनिमल सेल है ना, एनिमल सेल जो हमारी है जंतु कोशिका, उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। लेकिन जो पादप कोशिका होती है उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ना। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, जो प्लांट सेल्स होती है उनमें सेल वॉल पाई जाती है। और ये किस चीज़ की बनी होती है, ये बनी होती है सेल्यूलोज की। ये याद रखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है। तो
जो प्लांट सेल होती है उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, और ये जो सेल्यूलोज है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है ना। जब हम पोषक वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट टाइप्स। तो याद रखिएगा जो कोशिका भित्ति होती है यानी सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट, तो पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ना। इसी क्लोरोप्लास्ट में मिलता है क्लोरोफिल ना। अब एक चीज़ याद रखिएगा ना, बहुत सी बार स्टूडेंट क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में कंफ्यूज होते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज़ लाइक अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और जो क्लोरोफिल होता है वही फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। तो अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो क्लोरोफिल भी नहीं होगा, और क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सो मेजरली हम कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है ना। तो हमको याद रखना है जो पादप कोशिकाएं होती है उनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसी क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, और उसी की वजह से पेड़ पौधे जो होते हैं वो ऑटोट्रोप्स होते हैं, यानी अपना भोजन वो स्वयं बना सकते हैं। हमने अभी देखा जंतु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, यानी उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है इसी वजह से जंतु कोशिकाएं जो जंतु हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। अगला अगर हम देखें तो सेंट्रोसोम, जो पादप कोशिकाएं होती है इनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है ना। हमने जंतु कोशिकाओं में देखा था उनमें सेंट्रोसोम पाया जाता है और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यदि हम बात करें रिक्तिकाओं के बारे में, तो पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएँ बड़ी होती है लेकिन संख्या में कम होती है ना। अब इसके पीछे का रीज़न समझिएगा, क्योंकि जो पादप होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उनको स्टोर करके रखा जाता है किनमें, रिक्तिकाओं में। यही कारण है कि जो पेड़ पौधों में जो रिक्तिकाएँ पाई जाती है उनका आकार कैसा होता है, बड़ा होता है, लेकिन यहाँ उनकी संख्या जो होती है वो कम होती है। एक चीज़ और ना, जो जंतु कोशिकाएँ हैं, ज़रूरी नहीं सभी जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएँ पाई जाए, और जिनमें कोशिकाओं में रिक्तिकाएँ मिलती है उनका आकार कैसा होता है, छोटा होता है और संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन पादप कोशिकाओं में उल्टा हो रहा है, यहाँ क्या है, आकार बड़ा है लेकिन संख्या कम है। तो इस चीज़ को हमको याद रखना है कि पादप कोशिकाओं में जो रिक्तिकाएँ पाई जाती है उनका आकार बड़ा होगा, यानी रिक्तिकाएँ बड़ी, और संख्या में कैसी होगी, कम होगी। अब बात करें केंद्रक की, तो प्राय यह देखा गया है कि जो पादप कोशिकाओं का केंद्रक होता है वो थोड़ा सा परिधि की ओर स्थित होता है, और उसके पीछे का रीज़न होता है कोशिका में पाई जाने वाली रिक्तिकाएँ, क्योंकि रिक्तिकाओं का आकार इतना बड़ा होता है कि वो रिक्तिकाएँ केंद्रक को परिधि की ओर धकेल देती है ना। जब अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि अगर कभी पूछा जाए जो एक पादप कोशिका है उसका सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, तो पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग भी रिक्तिकाएँ होती है ना। कई बार इनका आकार जो है वो केंद्रक से भी बड़ा होता है। तो ये चीज़ हमको याद रखना है कि यहाँ पर रिक्तिकाएँ बड़ी है, और इतनी बड़ी है कि वो केंद्रक को जो परिधि है, परिधि की ओर क्या कर देती है, धकेल देती है। इसलिए प्रायः ये देखा जाता है कि पादप कोशिकाओं का केंद्रक कोशिका के मध्य में नहीं बल्कि हल्का सा परिधि की ओर पाया जाता है। ओके, तो ये पादप और जंतु कोशिकाओं में क्या था, डिफरेंस था। इनके अलावा लगभग बाकी सारी चीज़ें पादप और जंतु कोशिकाओं में सेम रहती है ना, कोई डिफरेंस नहीं होता है। जो जो चीज़ें जंतु कोशिका में वही पादप कोशिका में, जैसे यहाँ हमको माइटोकॉन्ड्रिया पादप में मिल रहा है तो जंतु में भी मिलेगा। जंतु में हमको जो गोल्जी बॉडी देखने को मिल रहा है वही गोल्जी बॉडी हमको पादप में भी देखने को मिलेगा। लगभग बाकी सारी चीज़ें जो होती है वो सब बिल्कुल सेम होती है। ये जो कुछ डिफरेंस थे जो हमको कम से कम पता होना चाहिए और जहाँ से हमारी एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं उनको अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया ना। तो दोस्तों आज की क्लास की अगर हम बात करें तो ये हमारी कोशिका की पहली क्लास थी, और इसमें हमने कोशिका को समझा, कोशिका क्या होती है, उसके सिद्धांत के बारे में जाना, कोशिका सिद्धांत क्या है, कोशिकाओं को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, कोशिका के प्रकार क्या क्या है, इन सारी बातों पर आज हमने चर्चा की। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी यानी क्लास सेकेंड कोशिका की, उसमें हम कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे ना, जो अलग अलग प्रकार के कोशिकांग कोशिका में पाए जाते हैं, जैसे लाइसोसोम हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, राइबोसोम हुआ, इनकी खोज किसने की थी, ये कोशिका में क्या काम करते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इनके और दूसरे कौन कौन से नाम हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन के बारे में ना। बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, जितना आपको कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है उतना ही हम पढ़ेंगे। लेकिन हाँ,
कोशिका विभाजन के बारे में भी हम जानेंगे। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, जैसे आज हमने जाना अर्धसूत्री और समसूत्री 2 प्रकार का होता है यूकेरियोटिक में। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है, उन सारी चीज़ों को कवर करते हुए कल यानी जो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा कोशिका का, उसमें हम कोशिका की थ्योरी को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। और दोस्तों आप चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर साइंस है, अगर उसमें कोशिका बायोलॉजी है, तो कोशिका आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम्स में भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको आपको मिस नहीं करना है, और यही आपका बायोलॉजी का बेसिक है। जिसका बेसिक अच्छे से कंप्लीट हो गया, उसको बायोलॉजी पढ़ने में आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी ही इम्पोर्टेंट क्लासेस मिलती रहे। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे जल्दी एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।